मैं आज आपको एनसीईआरटी हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, हिंदी मीडियम की जो क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर, क्या दोनों बोर्ड्स में अलग अलग है, लेकिन इसका जो नेम है वो मैं बता देता हूँ। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक है, इसका नेम है क्षेत्रफल। अगर आरबीसी की बात करें, आरबीएसटी की बात करें तो ये चैप्टर नंबर है, कौन सा है, चैप्टर नंबर 15। और अगर सीबीएसई की बात करें तो ये चैप्टर नंबर है, चैप्टर नंबर 12। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे। तो इसमें मैं क्षेत्रफल का जो बेसिक्स जो सूत्र वगैरह होते हैं वो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। बस सिर्फ अभी इसमें सूत्र बताया जाएगा इस वीडियो के अंदर। सिर्फ आपको हिंदी मीडियम वालों के लिए सूत्र बताए जाएंगे, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग वीडियो आएगा जो आपको बिल्कुल जल्दी ही मिल जाएगा। तो इसके साथ ही देखिए, क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल हो, परिमिति हो, परिमिति या परिमाप, परिमाप, ठीक है, परिमिति या परिमाप। सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से, आकृति नंबर फर्स्ट, आकृति नंबर फर्स्ट, और इसका है नाम है वर्ग। ठीक है, क्या नाम है इसका, वर्ग। इसकी जो आकृति होती है वो होती है इस टाइप की, ठीक है, ऐसे आकृति होती है। इसको अपन बोलते हैं ए, यानी भुजा। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक, इसको भुजा बोलते हैं। और इसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती है, ये होता है वर्ग। अब इसमें देखो, यहाँ पे मैं बता दूं, वर्ग का परिमाप ये होता है 4 गुना ए, यानी 4। ठीक है, दूसरा है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल वो आएगा ए स्क्वायर, यानी कि भुजा को भुजा से गुणा करने पर इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। फिर उसके बाद आता है वर्ग का विकर्ण, विकर्ण जो होता है √2a, ठीक है, √2a। विकर्ण होता कौन सा है, अगर मान लो कई बच्चों को ये नहीं पता हो कि वर्ग का विकर्ण होता क्या है, तो इसके दो शीर्षों को, आमने सामने के दो शीर्षों को मिलाने वाला जो लाइन होता है इसको अपन बोलते हैं विकर्ण। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। आमने और सामने वाली जो भुजाएं हैं उनको मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उसको विकर्ण बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ आकृति नंबर है 2। हालांकि ये आप लोग 10th क्लास का नहीं है, बहुत ही छोटी क्लासेस 8th क्लास में आप पढ़ चुके होंगे इसको, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर ये चीज़ें आपको आती है तो ये अपन 12 चैप्टर या फिर 15 चैप्टर करना बहुत ही आसान होगा। तो इसके बाद में अपना है आयत, आयत, ठीक है, और इसकी जो आकृति होती है बिल्कुल इस टाइप की होती है। लंबाई होती है इसमें, चौड़ाई होती है, ये इसकी लंबाई है L, ठीक है, और इसकी चौड़ाई है B। और आमने सामने की जो भुजाएं इसकी बिल्कुल बराबर होती है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये हो गया आयत। अब इसमें वही 3 सूत्र बनेंगे, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। तो परिमाप का मतलब होता है कि अगर आप यहाँ से शुरू होते हैं तो एक पूरा चक्कर लगा करके, राउंड लगा करके यहाँ तक वापस आ जाएंगे, तो आपने कितनी दूरी तय की वो होता है परिमाप। मतलब इसकी लंबाई है और ये एक लंबाई है, 2 लंबाई 2 चौड़ाई है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो देखो इसका होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कॉमन ले लेंगे भाई, 2 तो लंबाई होगी 2 चौड़ाई होगी, तो दोनों को जोड़ेंगे, 12 + 2 भी आएगा, लेकिन 2 कॉमन लेती है वो बन जाएगा 12 + b। ठीक है, अब इसके बाद में है आगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत के क्षेत्रफल में देखो
ये हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई और गुणा चौड़ाई, ये इसका आयत का क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद अपन बात करें तो आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, हालांकि सूत्र बहुत कम काम में लिया जाता है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। मतलब ये वैसे पाइथागोरस से होगा क्योंकि इसका विकर्ण हो गया ना, तो ये विकर्ण मतलब इस समकोण त्रिभुज में कर्ण की बात हो रही है, तो कर्ण जो निकालते हैं लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है, और फिर इसको हटाते वर्गमूल हो जाएगा, तो हो जाएगा लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ठीक है, और इसका वर्गमूल, तो ये हो गया आपका आयत का विकर्ण, ठीक है। इस टाइप से आप ये हो गए दोनों। अब अपन जो महत्वपूर्ण जो वीडियो में इस चैप्टर में जो इस चैप्टर के बारे में बताने जाएगा वो यह है कि वर्त, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो टॉपिक इसमें है वर्त, क्योंकि वर्त से संबंधित बात की जाएगी। वर्त, तो वर्त के लिए मैं आपको बता दूं कि एक वर्त जो होता है, ऐसा एक वर्त होता है, ये इसकी परिधि होती है चारों तरफ, ये इसका केंद्र बिंदु होता है, और केंद्र से अगर वर्त की परिधि के किसी भी बिंदु को मिला दें केंद्र से, ये अनंत बिंदु है यहाँ पे, तो वर्त के केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को, जैसे मैंने इस बिंदु को मिला दिया, तो ये जो लाइन बनी है ना, ये जैसे मान लो O है, यहाँ पे ये B बिंदु को मिला दिया मैंने यहाँ P बिंदु लेकर के, तो ये जो OP लाइन बनी है ये वर्त की त्रिज्या होती है, ये त्रिज्या होती है। त्रिज्याएं इसमें देखो, ये त्रिज्या होती है, यहाँ पर त्रिज्या बना सकते हैं, अनंत त्रिज्याएं बना सकते हैं, और वो अनंत त्रिज्याएं जो होती है वो आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो अब इसमें ये होगी R, इसके अंदर भी वही है, वर्त की परिधि जो गोल होती है इसको अपन परिधि बोलते हैं, वर्त की परिधि। तो ये देखो वर्त की परिधि में इसका हो जाएगा 2 पाई R। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये पाई आ गया, पाई का मान जो होता है हमेशा निश्चित होता है, फिक्स होता है, पाई की जो वैल्यू होती है, पाई बराबर 22/7 का उपयोग करना है ना। किसी भी क्वेश्चन में अगर आ जाए कि पाई आ गया तो वहाँ क्या लिखना है, 22/7 लिखना है। अगर प्रश्न में कुछ भी नहीं कहे, वैल्यू नहीं दी, तो अपन को 22/7 लिखना है, या फिर इसकी वैल्यू पाई की जो होती है वो होती है 3.14 भी होती है, लेकिन ये वैल्यू तभी उपयोग करनी है, तभी यूज़ करनी है जब अपने को प्रश्न में कहे कि पाई की जगह आप 3.14 यूज़ करें, तब तो आप पाई की जगह ये काम में ले सकते हैं। और जब तक प्रश्न में ये नहीं कहा जाए कि पाई की वैल्यू क्या लिखनी है क्या नहीं लिखनी है, तो आपको पाई की वैल्यू 22/7 ही लिखनी है, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में परिधि के बाद में आता है वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल, तो वो जाएगा पाई R²। अच्छा, इसमें कई बार क्या होता है अपने को व्यास दिया हुआ होता है और त्रिज्या पूछ ली जाती है, तो वर्त का जो व्यास होता है ना, वृत्त का व्यास वो होता है त्रिज्या का दुगना, मतलब 2R, त्रिज्या का दुगना होता है वर्त का व्यास। तो इस तरीके से आप ये वर्त से, हालांकि ये तो अब इससे मैंने वर्त का बताया आपको, वर्त का क्षेत्रफल। अब इस वर्त से संबंधित बहुत सारी आकृतियां हैं, उनके क्षेत्रफल के बारे में अपन एक एक करके पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बारे में जैसे मान लो ये तो वर्त है, अर्धवर्त दे दे तो अर्धवर्त भी हो सकता है, अर्धवृत्त। अर्धवर्त के लिए देखो ध्यान दो, ये इस टाइप से होता है अर्धवर्त, ठीक है। ये आपका R हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक त्रिज्या, R का मतलब त्रिज्या हो गई, ठीक है। इसमें तो जैसे ये पूछा जाए कि अर्धवर्त की परिधि, अर्धवर्त की परिधि, तो इसमें देखो आपको बता दूं मैं यहाँ तक काम मिलाना है। अर्धवर्त की परिधि सिर्फ ये होगी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की, ये जो लंबाई होगी वो अर्धवर्त की परिधि होगी, तो इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा ओनली पाई R। लेकिन कई बार क्या होता है कि इसी क्वेश्चन में इस टाइप से पूछा जा सकता है, इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि अर्धवर्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, तो आपको क्या बताना है,
अर्धवृत्त का परिमाप देखो यहाँ से होगा, यहाँ से शुरू होकर के ये परिधि तो शामिल है ही, फिर ये और होगा, मतलब इस परिधि के अंदर आर और आर की व्यास और शामिल कर देंगे ना, तो आर और आर टू आर और ऐड हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा टू आर ऐड करने पर। देखो ये तो पाई आर हो गया, ऐसे पाई आर और प्लस ये टू आर ऐड कर देंगे, यहाँ से आर कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा पाई प्लस टू, ये फॉर्मूला बन जाएगा इसका वर्ग का अर्ध, ये अर्धवृत्त के परिमाप का, अर्धवृत्त का परिमाप। और क्षेत्रफल के लिए तो पता है ही, बस आधा लग जाएगा, मतलब बटे 2 आ जाएगा, तो ये अर्धवृत्त का परिमाप हो गया। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए देखो मैं आपको बता दूं 1/2 और पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो इस टाइप से आप ये क्षेत्रमिति पढ़ सकते हैं। और इसके बाद में मैं आगे आपको बताता हूँ वर्ग से संबंधित जो आकृतियाँ बनेगी और उन आकृतियों के क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे अपन, उसके बारे में आगे बताया जाएगा। आपको या लर्न करना है इनको या फिर नोट डाउन करना है, तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि आपका जो वीडियो है पॉज होता है, रुक जाता है, वहीं पे आप अपने वीडियो को यहाँ रोक करके और इन सबको नोट डाउन कर सकते हो। और मैं इसको आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर नोट डाउन करने के लिए आप एक बार वीडियो को पॉज कर लो और इनको नोट डाउन कर लो, और उसके बाद फिर से कंटिन्यू करोगे तो आपको आगे की जो फॉर्मूला वगैरह है वो सब मिल जाएंगे। ठीक है, मैं फिर करते करते आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुँचाए शेयर करके जिन बच्चों को इसकी बिल्कुल आवश्यकता है, क्योंकि आपको पता है अब जो ज़माना चलेगा तो सिर्फ ऑनलाइन का ही चल रहा है। स्कूल आप आ नहीं सकते, स्कूल आपके घर आ रही है एक एक करके सारी क्लासेस, और ऑनलाइन स्टडी ग्रुप पे अगर आपका सहयोग रहा तो बहुत जल्दी ऑल सब्जेक्ट्स की क्लासें अवेलेबल करवाएंगे अपन, बहुत ही एक्सपर्ट टीचर्स के साथ सारे सब्जेक्ट्स की क्लासें लेके आएंगे। लेकिन अभी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप को आपके सपोर्ट की, आपके सहयोग की आवश्यकता है, तो समझ गए होंगे आप कि सब्सक्राइब करना है ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू, आगे चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखो वृत्त की, जैसे वृत्त की बात कर रहे हैं ना, तो इस वृत्त के अंदर ये जो आकृति बनेगी इस टाइप से, ये वृत्त हो गया और इसका केंद्र बिंदु हो गया, इसकी ये दो त्रिज्याएं, दो त्रिज्याओं के बीच में कोई ना कोई एंगल बनेगा श्योर। इन दो त्रिज्याएं चार यहाँ बना लो, इस त्रिज्या को यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, कहीं भी बना लो, इन त्रिज्याओं के बीच में आपके पास क्या बनेगा, एक एंगल जरूर बनेगा। एंगल समझते हो ना, कोण, इनके बीच में कोण बनेगा, उस कोण का नाम दे दिया अपन ने थीटा। ठीक है, और ये एक पार्ट हो गया अलग ही। तरबूज देखा है ना, तरबूज को इसी तरह से काटते हैं, ऐसे ऐसे काट के बाहर निकालते तरबूज को खाने के लिए, तो बिल्कुल। तो यहाँ ये जो पार्ट हो गया ना, मैंने इसको सेपरेट कर दिया है, मतलब छायांकित कर दिया इस भाग को, और ये छायांकित करा हुआ भाग आपको दिख रहा है। आप सोचोगे ये तरबूज में बीज तो नहीं आ गए, नहीं, तरबूज के बीज नहीं है, ये मैंने इसको छायांकित कर दिया है ताकि अलग दिखे। तो मैं आपको बता दूं, जो ये छायांकित नहीं किया हुआ है इसको तो अपन बोलते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड। क्या बोलते हैं? दीर्घ त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड। और जो छायांकित किया हुआ जो भाग है इसको अपन पूरे को अपन बोलते हैं लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त, सॉरी लघु त्रिज्य खंड, सॉरी लघु त्रिज्य खंड। ठीक है, और यहाँ जो इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में ये वाली जो दूरी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, इसको अपन L से लिखेंगे, किससे लिखेंगे? L से। लेकिन इसको बोलते क्या है? इसको अपन बोलते हैं चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। अगर आप इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश मीडियम का वीडियो भी आएगा, उसमें आप बिल्कुल अच्छे समझ सकते हैं चाप की लंबाई। ठीक है,
ये हो गया चाप की लंबाई।